हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड इतिहास के बारे में। जो हमारी सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए हमारा जो चंद राजवंश है उसमें हम आज अगले शासक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बालो कल्याण चंद, लक्ष्मी चंद, त्रिमल चंद, रुद्र चंद और बाज बहादुर चंद के बारे में डिटेल्स दे दी थी। आज हमारा जो अगला शासक है वो है उद्योत चंद। ठीक है, तो उद्योग चंद के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। कुछ शासक अभी और बच जाते हैं, उसके बाद इनके जो कर थे, टैक्सेस थे, वो करेंगे। उसके बाद हमारा चंद राजवंश खत्म हो जाएगा। तो देखिए, उद्योग चंद के बारे में देखते हैं। तो 1678 ईस्वी में ये क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। ठीक है, गद्दी पर बैठता है। 1678 से लेकर 1698 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठता है। और बात करें उद्योग चंद ने, तो उद्योग चंद ने क्या करा था, उसके टाइम पर एक संयुक्त अभियान हुआ था। ठीक है, संयुक्त अभियान या फिर बोले संयुक्त एक आक्रमण हुआ था। दो गुटों में, मतलब दो गुटों के सैनिकों ने मतलब इकट्ठे होकर ये आक्रमण करा था। संयुक्त अभियान इसको बोला जाता है। ठीक है, जब दो सेना आपस में मिलकर किसी तीसरे पर चढ़ाई करती है तो उसको संयुक्त अभियान बोला जाता है। तो जो संयुक्त अभियान हुआ था वो डोटियों का और गढ़वालियों का हुआ था। ठीक है, डोटी और गढ़वालियों ने मिलकर उद्योग चंद पर क्या करा था, आक्रमण करा था। अब देखिए, डोटियों में कौन था, डोटियों में उस टाइम पे जो राजा था देवपाल था, और गढ़वाल का जो राजा था वो मेदिनी शाह था। ठीक है, गढ़वाल के राजा मेदिनी शाह और डोटियों के राजा देवपाल ने 1680 ईस्वी में क्या किया, संयुक्त अभियान किया उद्योग चंद पर। लेकिन उद्योग चंद इतना महान शासक था, उसने इन दोनों के संयुक्त अभियान को क्या कर दिया, विफल कर दिया और खुद क्या हो गया, विजयी हो गया। ठीक है, दोनों को हराकर खुद विजय प्राप्त हो गया। अब जब इन दोनों ने संयुक्त अभियान करा था, मेदिनी शाह और देवपाल ने, उसके बाद ये जीत जाता है। लेकिन जीतने के बाद भी इसके मन में एक आक्रोश होता है कि इन दोनों ने मेरे पर आक्रमण करा। तो ये आक्रमण करने के लिए अपना मतलब एक योजना बनाता है उद्योग चंद कि मैं डोटियों पर भी और गढ़वालियों पर भी आक्रमण करूंगा। तो पहले ये डोटियों पर चढ़ाई कर देता है। ठीक है, डोटी पर चढ़ाई कर देता है उद्योग चंद। उस टाइम पे जो नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी उसका नाम था अजमेरगढ़। ठीक है, नेपाल की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी होती थी अजमेरगढ़, उसको इसने लूटा। ठीक है, लूटपाट मचाई इसने अजमेरगढ़ में। कितने में, 1683 ईस्वी में। अब देखिए, 1680 में क्या हुआ, देवपाल और मेदिनी शाह का संयुक्त अभियान हुआ था उद्योग चंद के खिलाफ। तो 3 साल बाद ही इसने क्या कर दिया, नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर इसने आक्रमण करके वहां पर क्या कर दी, लूटपाट मचा दी। ठीक है, उसके बाद इसने क्या करा, जो अपना राज्य था, राज्य में इसने कई सारी सैनिक छावनियां बनाई थी जब इसने नेपाल को लूटा था, अजमेरगढ़ को। ठीक है, अब देखिए, जो नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़, इसको लूटने के बाद जो डोटी का शासक होता है उस टाइम पे, तो अजमेरगढ़ पे जो शासक था वो भाग जाता है। ठीक है, यहाँ पर उसने लूटपाट मचाई तो वहां का शासक भाग जाता है और भागते भागते कहां पहुंचता है, दीपाइल पहुंचता है। इसको जुराइल भी बोला जाता था, दीपाइल या जुराइल पहुंच जाता है। ठीक है, जो अजमेरगढ़ का शासक था वो दीपाइल या जुराइल चला जाता है। जो दीपाइल जुराइल थी ये क्या थी, इनकी शीतकालीन राजधानी थी। अजमेरगढ़ जो थी इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, दीपाइल जुराइल इनकी शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। तो यहां पर उसने लूटपाट मचाई। उसके बाद ये कहां चले गया, दीपाइल जुराइल भाग गया राजा। उद्योग चंद ने दीपाइल जुराइल पर भी क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब बेचारा जाए तो कहां जाए, अजमेरगढ़ से इसने दीपाइल जुराइल भगा दिया। अब दीपाइल जुराइल से भी ये फिर भाग के कहां पहुंच जाता है, खैरागढ़ पहुंच जाता है। ठीक है, जब ये खैरागढ़ पहुंचता है तो उसके कुछ टाइम बाद 1688 ईस्वी में दोबारा जो जो उद्योग चंद था, उद्योग चंद ने क्या कर दिया, खैरागढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और खैरागढ़ का जो किला था वो भी इसने जीत लिया उद्योग चंद ने। कब जीता, 1688 ईस्वी में। ये भी पूछा जाता है उद्योग चंद ने खैरागढ़ का किला कब जीता, तो 1688 ईस्वी में जीता था। ठीक है, जो अजमेरगढ़ का शासक था उसको भगाया दीपाइल जुराइल, यहां से भगाया उसने खैरागढ़, और खैरागढ़ भी इसने क्या कर लिया, जीत लिया। तो आप मान सकते हैं कि उद्योग चंद कितना महान शासक होगा। ठीक है, अब जब इसने खैरागढ़ का किला जीता तो उसके बाद इसने अपने राज्य में आकर काफी सारे निर्माण कार्य करे थे। ठीक है, कुमाऊं में आकर इसने क्या करे थे, काफी सारे निर्माण कार्य करे थे। जैसे उनमें से फेमस मंदिरों का इसने निर्माण करा था, जिनमें प्रमुख है त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का
निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था उद्योत चंद ने। देखिए इसने काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण कराया था। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का इसने निर्माण कराया, उसके पश्चात इसने पार्वतेश्वर नामक एक मंदिर का निर्माण कराया था और उद्योत चंदेश्वर नामक मंदिर का भी इसने क्या करा था? निर्माण करा था। उद्योत चंदेश्वर मंदिर जो था इसने खुद के नाम पर, मतलब खुद पर इसने क्या करा था? मंदिर का निर्माण करा था। अब बात करें त्रिपुरा सुंदरी और पार्वतेश्वर मंदिर की, तो ये दोनों मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, फिर देखिए जो इसने मंदिर निर्माण करे ये क्यों करे थे, मैं आपको बता चुका हूं। जो डोटी के शासक थे उनको हराने के उपलक्ष्य में इसने मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, अब देखिए इसने पहले भी 1678 ईस्वी में जो बधानगढ़ का किला था वो जीता था। ठीक है, 1680 ईस्वी में 1688 ईस्वी में क्या करा था इसने? उद्योत चंद ने खैरागढ़ का किला जीता था नेपाल में। अब देखिए जो बधानगढ़ का किला था, बधानगढ़ का किला इसने जीता था 1678 ईस्वी में, जब ये गद्दी पर बैठता है। इस युद्ध में जो चंद सेनापति था मैसू शाह, वो मारा जाता है। ठीक है, जो चंद सेनापति था मैसू शाह, वो इस युद्ध में मारा जाता है, बधानगढ़ के युद्ध में। अब देखिए जो अल्मोड़ा में तल्ला महल और रंग महल है, इसका निर्माण भी किसने कराया है? उद्योत चंद ने कराया है। तो इतने महान शासक थे उद्योत चंद। इसके बाद आते हैं ज्ञानचंद। एक पहले हमने जो पढ़े वो थे गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद थे जिसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या करी थी? गरुड़ की उपाधि दी थी। लेकिन जो ये ज्ञानचंद है ये सिर्फ ज्ञानचंद है। ठीक है, अब देखिए बधानगढ़ के किले की बात करें तो बधानगढ़ का जो किला था 1678 ईस्वी में उद्योत चंद ने इसको जीता था, लेकिन ज्ञानचंद ने भी 1699 ईस्वी में बधानगढ़ के किले को जीता था। ठीक है, वहां से इसने क्या करा था? जो नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा थी उसको लाके अल्मोड़ा में जो नंदा देवी मंदिर है वहां पर इसने स्थापित करा था। ठीक है, बधानगढ़ के किले को जीतने के पश्चात वहां से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा लाके इसने क्या करी थी? अल्मोड़ा में नंदा देवी में उस प्रतिमा को स्थापित किया था। अब देखिए ज्ञानचंद के टाइम पर एक फेमस चीज क्या हुई थी? इसके टाइम पर होता है दुधौली का युद्ध, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, दुधौली का जो युद्ध होता है वो 1703 ईस्वी में होता है। ठीक है, अब ये सारी डेट्स फिक्स नहीं रहती है, अब किताब जो ऑथेंटिक किताब है उनमें यही दिया रहता है, तो इसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध होता है। अब दुधौली का युद्ध किस किस के बीच में होता है? ज्ञानचंद और जो गढ़ शासक था फतेह शाह, इन दोनों के बीच में होता है दुधौली का युद्ध। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि दुधौली का युद्ध किसके बीच हुआ, या फिर ऐसा बनता है कि दुधौली का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो ज्ञानचंद थे इन्होंने भी काफी निर्माण कार्य करे थे। ठीक है, तो इनके निर्माण कार्य में जो कत्यूर घाटी है वहां पर इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण भी करा था। ठीक है, एक बद्रीनाथ तो हमारा कहाँ है? वो चमोली में स्थित है। ठीक है, जो बद्रीनाथ का बड़ा भव्य विशाल मंदिर है वो तो हमारा चमोली में स्थित है, लेकिन जो कुमाऊं में बद्रीनाथ मंदिर है ये कत्यूर घाटी में स्थित है। ठीक है, तो देखिए ज्ञानचंद के बारे में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगले शासक जो बनते हैं ये बनते हैं जगत चंद। अब जगत चंद के बारे में आपको याद क्या करना है? जो इसका शासनकाल था उस शासनकाल को कुमाऊं में स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, अब अगर राजवंशों की बात करें तो जो कत्यूरी राजवंश थे, पूरे कत्यूरी राजवंश को कुमाऊं में स्वर्ण काल उनके राजवंश को माना जाता है। वैसे अगर चंद राजवंश में किस शासक के शासनकाल को स्वर्ण काल माना जाता है तो वो था जगत चंद। ठीक है, अब देखिए 1708 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, जब ज्ञानचंद गद्दी से हटता है तो 1708 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। 1720 ईस्वी तक इसका शासनकाल यहाँ पर चलता है। अब देखिए जगत चंद ऐसा शासक था जिसने जुआरियों पर टैक्स लगाया था। ठीक है, जो उस टाइम पे जुआरी लोग होते थे उन पर इसने क्या करा था? कर लगाया था, टैक्स लगाया था। अब देखिए जगत चंद और जो फतेह शाह थे इनके बीच में क्या हो जाता है? एक युद्ध हो जाता है। ठीक है, अब आपने इससे पहले दुधौली का युद्ध देखा होगा, तो दुधौली के युद्ध के बाद ज्ञानचंद हार जाता है उस दुधौली के युद्ध में। तो उसके बाद जो फतेह शाह था उसने दोबारा कुमाऊं पर आक्रमण करा। उस टाइम पर यहाँ पर कौन था? जगत चंद का शासनकाल चल रहा था। तो जगत चंद और फतेह शाह के बीच में एक युद्ध होता है। ठीक है, अब देखिए ये युद्ध में क्या करता है? वो फतेह शाह को श्रीनगर में हरा देता है। ठीक है, जगत चंद क्या कर देता है? फतेह शाह को श्रीनगर में हरा देता है और फतेह शाह भागकर देहरादून पहुंच जाता है। ठीक है, फतेह शाह क्या हो जाता है? श्रीनगर से भागकर देहरादून पहुंच जाता है और उसने पूरे श्रीनगर पर कब्जा कर लेता है। अब देखिए जगत चंद इतना महान शासक था, उसने पूरा श्रीनगर जीत लिया और वहां के शासक फतेह शाह को भगा दिया वहां से और वो भागकर देहरादून चले जाता है। अब देखिए जब उसने पूरा श्रीनगर जीत लिया तो उसके बाद वहां पर उसका कब्जा हो गया और उसने
पूरा श्रीनगर क्या कर दिया था, ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। ठीक है, तो यह आपको याद करना है। जगत चंद ने फतेह शाह को हराने के बाद पूरे श्रीनगर को क्या कर दिया था, फतेह शाह ने सॉरी जगत चंद ने क्या कर दिया था, कब्जा करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। ठीक है, अब इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं देवी चंद। अब देखिए देवी चंद 1720 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं जब जगत चंद का शासनकाल पूर्ण हो जाता है। तो जगत चंद के बाद देवी चंद गद्दी पर बैठते हैं। ये जगत चंद का क्या था, उत्तराधिकारी था। अब जो देवी चंद है इसके बारे में आपको याद करना है कि इसको कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता है। ठीक है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसको बोला जाता है, देवी चंद को बोला जाता है। और इसी को कुमाऊं का विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ठीक है, कुमाऊं का विक्रमादित्य किसको बोला जाता है ये पूछा जाता है, तो देवी चंद आपको टिक करना है। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक और कुमाऊं का विक्रमादित्य बोला जाता है देवी चंद को। अब देखिए जो देवी चंद थे इन्होंने जो रोहिला सरदार थे दाऊद खान को इन्होंने अपना क्या करा था, सेनापति नियुक्त करा था। ठीक है, जो रोहिला सरदार थे, रोहिले होते थे उस टाइम पे, तो रोहिलों का जो सरदार हुआ करता था दाऊद खान, उसको इसने अपना सेनापति नियुक्त करा था। ठीक है, अब देखिए जो देवी चंद होते हैं इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, देवी चंद की हत्या कर दी जाती है। जो इन्हीं के दरबारी होते हैं जिनको बिष्ट दरबारी बोला जाता है। ठीक है, जो बिष्ट दरबारी हुआ करते थे इन्हीं के, तो बिष्ट दरबारियों ने इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। जो बिष्ट दरबारी थे उनमें एक माणिक बिष्ट था, एक पूरनमल्ल था। ठीक है, जो माणिक बिष्ट था उसी का पुत्र था पूरनमल्ल। ठीक है, माणिक बिष्ट के पुत्र ने, पूरनमल्ल ने, इन दोनों ने मिलकर क्या कर दी थी, देवी चंद की हत्या कर दी थी। अब देखिए देवी चंद के बाद जो अगला शासक यहाँ पर बनेगा वो बनता है हमारा कल्याण चंद चतुर्थ। ठीक है, कल्याण चंद चतुर्थ जब इनकी हत्या हो जाती है देवी चंद की, उसके बाद बनता है कल्याण चंद चतुर्थ। देखिए कल्याण चंद चतुर्थ का शासनकाल चलता है 1730 ईस्वी से लेकर 1747 ईस्वी तक। ठीक है, तो इनका एक छोटा सा कार्यकाल चलता है। देखिए कल्याण चंद की बात करें तो इनको एक उपाधि मिली होती है गॉड ऑफ ऑनर्स की। ठीक है, कौन सी उपाधि होती है, गॉड ऑफ ऑनर्स की इनके पास उपाधि होती है। जो एक शासक थे उस टाइम पे कमरुद्दीन, ठीक है, कमरुद्दीन के द्वारा इनको गॉड ऑफ ऑनर्स की उपाधि मिलती है। अब देखिए जो कल्याण चंद चतुर्थ थे इनके टाइम पर क्या होता है, इनके समय में कुमाऊं पर क्या हो जाता है, रोहिलों का आक्रमण हो जाता है। ठीक है, रोहिलों का आक्रमण हो जाता है। अब देखिए इससे पहले मैंने जो बताया था आपको, जो इससे पहले जो देवी चंद थे शासक, उन्होंने क्या करा था, रोहिला सरदार जो दाऊद खान थे, दाऊद खान को अपना सेनापति नियुक्त करा था। लेकिन अब पता नहीं दाऊद खान की हत्या कर दी जाती है। अब हत्या क्यों करी जाती है इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो है नहीं। ठीक है, दाऊद खान जो देवी चंद के सेनापति हुआ करते थे उनकी हत्या हो जाती है। जैसे ही रोहिलों को पता चलता है कि दाऊद खान की हत्या कर दी गई है तो इसी कारण वो क्या करते हैं, कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। अब देखिए कल्याण चंद चतुर्थ ने क्या करा था, चौमहला महल बनाया था अल्मोड़ा में। ठीक है, चौमहला महल कहाँ बनाया था इन्होंने, अल्मोड़ा में बनाया था। अब इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं दीपचंद। अब देखिए दीपचंद के बारे में ये है कि इसी के टाइम पर चंदू की शक्ति क्या हो गई थी, बिल्कुल कमजोर हो गई थी। ये एक डरपोक राजा था, एक फट्टू राजा था। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि ये बहुत ही कमजोर और डरपोक राजा था, जिस कारण चंदू की जो शक्ति थी, इससे पहले कितने महान शासक आए थे और दीपचंद के कारण ही चंदू की शक्ति क्या होने लगी, कमजोर होने लगी थी। ठीक है, अब 1748 ईस्वी में ये क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। ठीक है, जब कल्याण चंद चतुर्थ का शासनकाल खत्म होता है उसके बाद दीपचंद गद्दी पर बैठता है। इसी के टाइम पर क्या हुआ था, तामा ढौंड का युद्ध भी होता है, ये काफी फेमस है। ठीक है, तामा ढौंड का युद्ध किसके टाइम पर होता है, दीपचंद के टाइम पर होता है। और कब होता है, 1755 ईस्वी में। ठीक है, आपको एक चीज याद करनी है, 1703 ईस्वी में जो दुधौली का युद्ध हुआ था उसको याद करना है, और 1755 ईस्वी में तामा ढौंड का युद्ध हुआ था, इसको याद करना है। अब जो ये युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में होता है, देखिए जो शिवदेव जोशी थे और गढ़ सेनापति नरपति गुलेरिया थे, इन दोनों के बीच में होते हैं। शिवदेव जोशी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये सेनापति हुआ करते थे चंदू के। ठीक है, अब देखिए शिवदेव जोशी और गढ़पति जो गढ़ के सेनापति थे नरपति गुलेरिया, इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है जिसमें शिवदेव जोशी क्या हो जाता है, मारा जाता है। नरपति गुलेरिया इसमें जीत जाता है। अब देखिए दीपचंद के बात करें इसके बारे में तो इसी के समय क्या हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे चंद शासक कौन था, तो वो था हमारा दीपचंद। ठीक है, दीपचंद क्या होता था, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय शासक हुआ करता था चंदू का। अब देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है, आपको पता होगा 1761 ईस्वी में होता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में होता है, जिसमें मराठा लोग हार जाते हैं।
तो देखिए इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं मोहन चंद। ठीक है, अब धीरे धीरे चंदू की शक्ति कमजोर होने लगी है और यहाँ पर षड्यंत्र होने लगे हैं, तो जल्दी हमारा चंदू वंश भी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो मोहन चंद के बारे में बात करें तो इनका जो रियल नेम होता है, इनका रियल नेम होता है मोहन सिंह। ठीक है, इनका नेम होता है मोहन सिंह नाम होता है, जो क्या करता है चंद की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठ जाता है, गद्दी हड़प लेता है। क्योंकि आपको पता होगा दीपचंद क्या था, एक कमजोर शासक था जिसके टाइम पर ही क्या हुआ था, चंदू की शक्ति कमजोर होने लगी थी। तो इसने डरा डुरू के पता नहीं क्या करा, दीपचंदू को हड़प मतलब उसको डरा के गद्दी हड़प लेता है और चंद की उपाधि धारण करके मोहन चंद के नाम से बैठता है गद्दी पर। अब देखिए जो उस टाइम पे हर्षदेव जोशी होते थे, कुमाऊं का किंग मेकर इनको बोला जाता है। तो जो हर्षदेव जोशी थे, इनको क्या कर लिया, मोहन चंद ने बंदी बना लिया था। ठीक है, मोहन चंद ने हर्षदेव जोशी को बंदी बना लिया। अब देखिए जो हर्षदेव जोशी थे, इन्होंने गढ़ शासक जो ललित शाह थे, इनको कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। अब हर्षदेव जोशी को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, तो उसको गुस्सा आता है। ठीक है, तो हर्षदेव जोशी भी अब षड्यंत्र करने लगे थे, काफी सारे षड्यंत्रबाज थे, ये षड्यंत्र करने लगे। तो हर्षदेव जोशी ने ही क्या करा, जो गढ़वाल के शासक थे ललित शाह, उसको कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, अब जब कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया तो ललित शाह आ जाता है कुमाऊं पर इसने आक्रमण कर दिया है। अब जिसको हम जानते हैं बगवाली पोखर के युद्ध के नाम से। ठीक है, बगवाली पोखर के युद्ध के नाम से हम इस युद्ध को जानते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बगवाली पोखर का युद्ध भी हमको पूछा जाता है, जो कब हुआ था, हमारा 1779 ईस्वी में हुआ था। 1779 में क्या हुआ था, बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था। उस टाइम पे जो कुमाऊं का शासक था मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह था जो चंद की उपाधि लेके बैठा था मोहन चंद के नाम से। तो मोहन चंद के विरुद्ध ललित शाह ने आक्रमण करा, जिसमें मोहन चंद क्या हो जाता है, हार जाता है और वो कहाँ भाग जाता है, लखनऊ भाग जाता है। ठीक है, मोहन चंद हार जाता है और लखनऊ भाग जाता है। ललित शाह जीत जाता है और उसने क्या कर लिया, कुमाऊं पर कब्जा कर लिया। अब कुमाऊं पर कब्जा कर लिया, ललित शाह तो उस टाइम पे गढ़वाल का शासक हुआ करता था, तो दो जगह शासन करना इम्पॉसिबल था। तो जो ललित शाह होता है वो अपने पुत्र यानी प्रद्युम्न शाह को क्या करता है, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा देता है। ठीक है, प्रद्युम्न शाह को इसने क्या कर दिया, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया और इसके प्रधानमंत्री बनाए गए हर्षदेव जोशी को। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या होता है, प्रद्युम्न शाह जो होता है ये कुमाऊं का राजा बन जाता है, जो किसका बेटा था, ललित शाह का बेटा था। अब देखिए 1779 ईस्वी में कुमाऊं पर बैठता है प्रद्युम्न शाह और 1786 ईस्वी तक इसका 7 साल का यहाँ पर शासनकाल चलता है प्रद्युम्न शाह का। ठीक है, 7 साल के लिए कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था, यहाँ पर उसका शासनकाल चलता है। अब देखिए मौलाराम जो महान चित्रकार थे और महान मतलब कीर्तिकार भी थे। ठीक है, कीर्तिकार बोले थे, इन्होंने काफी सारी पुस्तकें भी लिखी थी। तो मौलाराम की एक प्रसिद्ध कीर्ति है गढ़ राजवंश करके। ठीक है, इस गढ़ राजवंश में प्रद्युम्न शाह 1789 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था कुमाऊं की, ये इसमें लिखा गया है। ठीक है, जो मौलाराम की प्रसिद्ध कीर्ति है गढ़ राजवंश, इससे हमें पता चलता है कि 1779 ईस्वी में जो प्रद्युम्न शाह थे, इन्होंने कुमाऊं की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, अब देखिए जो जयकृत शाह थे, ये क्या थे, ललित शाह के दूसरे पुत्र थे, मतलब बड़े पुत्र थे जयकृत शाह, छोटे पुत्र थे प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह को तो कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया, अब जयकृत शाह को क्या कर दिया, गढ़वाल का राजा बना दिया था। अब जयकृत शाह गढ़वाल का राजा बन गया ललित शाह के बाद। तो देखिए जब जयकृत शाह गढ़वाल का राजा बना तो इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है कुछ टाइम बाद। ठीक है, 1786 ईस्वी में जयकृत शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जैसे इसकी मृत्यु की खबर सुनता है प्रद्युम्न शाह, तो प्रद्युम्न शाह कहाँ चले जाता है, वापस श्रीनगर चले जाता है 1786 ईस्वी में। अब प्रद्युम्न शाह को जैसे ही पता चला कि यार मेरा बड़ा भाई मर गया है तो मेरे को वापस जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो कुमाऊं पर हथियाया था ना, कुमाऊं को तो हथियाया था उसके बाप ने, तो वो गद्दी पर बैठा था और कुमाऊं उतना बड़ा भी नहीं था जितना गढ़ राजवंश था। तो इसने सोचा कि यार कुमाऊं पर एक तो यहाँ पर मैंने हथियार रखे हैं, कभी भी मेरे पर आक्रमण हो सकता है, मेरे को कोई भी मार सकता है, षड्यंत्र करके भी मार सकता है, तो इससे अच्छा कि मैं वापस चले जाऊं, वहां पर अभी कोई राजा है भी नहीं, तो मेरे को ही राजा बनना है। तो प्रद्युम्न शाह गढ़ राजवंश वापस चले जाता है। ठीक है, अब जब वो 1786 में वापस चले जाता है तो कुमाऊं की क्या हो गई, गद्दी खाली हो गई। अब गद्दी जब खाली हुई तो इसका फायदा उठा के जो मोहन चंद था, ठीक है, मोहन सिंह था जो, मोहन चंद ने क्या करा, मौका पाते ही दोबारा गद्दी हड़प ली। अब लखनऊ से जब उसको पता चला कि कुमाऊं की गद्दी पर तो कोई नहीं है, तो वापस आया और उसने क्या कर लिया, कुमाऊं की गद्दी को वापस ले लिया, मतलब उसने हड़प लिया दोबारा। अब जब ये हड़पा तो इनके बीच में एक युद्ध होता है हर्षदेव जोशी और मोहन चंद के बीच में। अब जैसे गद्दी हड़पा
तो हर्षदेव जोशी अब कहाँ चुप रहने वाला था, क्योंकि पहले भी उसने गद्दी हड़पी थी दीपचंद को हटाकर, खुद गद्दी पर बैठा मोहनचंद और उसने हर्षदेव जोशी को बंदी भी बनाया था। अब ऑलरेडी जो हर्षदेव जोशी थे वो गुस्सा हुए थे, इनसे काफी सारे नाराज थे। अब हर्षदेव जोशी को जैसे ही पता चला कि दोबारा मोहनचंद आके गद्दी पर बैठ गया है, तो इन्होंने युद्ध के लिए इनको ललकारा हर्षदेव जोशी ने। तो इनके बीच में पाली गांव का युद्ध होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पाली गांव का युद्ध होता है हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच में, ठीक है। एक साधारण सा युद्ध होता है जिसमें मोहनचंद मारा जाता है 1786 ईस्वी में। अब देखिए हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद को मार दिया। अब देखिए अब फिर भी यहाँ की गद्दी हो गई खाली। अब देखिए गद्दी पर कौन बैठे, ये दोबारा से वो हो गया, ठीक है, कि गद्दी पर किसको बैठाया जाए। तो गद्दी पर बैठाने के लिए जो शिवदेव जोशी थे, एक व्यक्ति थे उस टाइम पे, ठीक है। जो शिवदेव जोशी थे इसका नाम भी क्या था, शिव सिंह था। क्या नाम था, शिव सिंह था। शिव सिंह नामक एक व्यक्ति होता है जिसको क्या करा जाता है, ये बेसिकली बोला जाए तो जो उस टाइम पर रौतेला होते थे ना, ये रौतेलाओं का व्यक्ति हुआ करता था, मतलब ये बेसिकली रौतेला हुआ करता था शिव सिंह। तो शिव सिंह ने क्या करा, शिवचंद की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा दिया इसको हर्षदेव जोशी ने, ठीक है। समझ गए होंगे यहाँ पर स्टोरी, क्योंकि जो हर्षदेव जोशी है इसी को, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कुमाऊं का किंग मेकर बोला जाता है हर्षदेव जोशी को, ठीक है। हर्षदेव जोशी ने क्या करा, जो शिव सिंह थे रौतेला, शिव सिंह को शिवचंद की उपाधि देकर गद्दी पर बैठा दिया गया, ठीक है। अब ये बहुत ही सीधे साधे और मतलब मतलब मान के चलो ये पुतला टाइप का आदमी था, ना कुछ बोलता, ना कहीं जाता, ना हिलता, मतलब इसीलिए इसको एक उपाधि मिली थी मिट्टी का महादेव। मतलब ये मिट्टी का बना हुआ जो एक मूर्ति होती है महादेव की, उस तरीके का व्यक्ति था कि ये ना कुछ कर पाता था ना कुछ करता था। इसीलिए हर्षदेव जोशी तो भाई वो थे चतुर चालाक व्यक्ति, ठीक है, चतुर चालाक थे, इसीलिए फायदा उठाने के लिए उसने शिव सिंह को बना दिया शिवचंद के नाम से गद्दी पर, ठीक है। शिवचंद को बनाया ताकि ये सारा, खाली शिव सिंह क्या होगा, शिवचंद क्या होगा, राजा तो होगा लेकिन सारा कार्य कौन संभालेगा, हर्षदेव जोशी संभालेगा। तो इसीलिए शिवचंद को उसने राजा बनाया और इसको उपाधि मिली मिट्टी के महादेव की। और ये चंदू की बात करें तो ये 61वें नंबर का क्या बना, शासक बना था, ठीक है। चंदू में 61वें नंबर का शासक बना था। अब जैसे ही शिवचंद गद्दी पर बैठता है तो मोहनचंद जो थे, जिसको जिसको हर्षदेव जोशी ने पाली गांव के युद्ध में हराया था मोहनचंद को। अब जैसे ही मोहनचंद मारा जाता है तो शिवदेव जोशी बैठा। अब जैसे ही शिवदेव जोशी गद्दी पर बैठता है तो जो मोहनचंद था इसके भाई यानी लाल सिंह उसका नाम होता है, ठीक है। क्या नाम होता है, लाल सिंह। तो मोहनचंद के भाई लाल सिंह को पता चलता है कि शिवचंद को गद्दी पर बैठा दिया गया है। तो मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने क्या करा, रामपुर का एक नवाब हुआ करता था, तो रामपुर के नवाब की सहायता से शिवदेव जोशी को गद्दी से हटाकर दोबारा गद्दी हड़प ली, ठीक है। क्या कर लिया लाल सिंह ने, मोहनचंद का जो भाई था लाल सिंह ने क्या करा, रामपुर की नवाब यानी रामपुर का कोई नवाब होगा उसकी सहायता से शिवचंद को गद्दी से हटाकर दोबारा से गद्दी हड़प ली लाल सिंह ने। अब लाल सिंह ने गद्दी तो हड़प ली लेकिन उसने शासक किसको बनाया, मोहन सिंह के बेटे को, यानी जो मोहनचंद था, मोहनचंद के बेटे महेंद्र चंद को इसने क्या कर दिया, राजा बना दिया। यानी अपने भतीजे को इसने क्या कर दिया, महेंद्र चंद को यहाँ का शासक बना दिया। और यही महेंद्र चंद क्या होता है, कुमाऊं का अंतिम राजा भी होता है, ठीक है। महेंद्र चंद को इसने गद्दी पर बैठा दिया, जो चंदू का क्या होता है, 62वें नंबर का शासक बनता है, ठीक है। कौन से नंबर का, 62वें नंबर का। व्यक्तिगत रूप से बात करें तो ये 61वें नंबर का होता है, क्योंकि जो मोहन सिंह थे वो क्या बने थे, 2 बार शासक बने थे। अब शासकों के कर्मानुसार की बात करें तो ये 62वें नंबर का हो जाता है महेंद्र चंद, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात करें मतलब एक व्यक्ति जो 2 बार गद्दी पर बैठता है उसको एक ही माने तो ये 61वां शासक था, ठीक है। तो वैसे बोले तो 62वां अंतिम शासक बना था महेंद्र चंद, ठीक है। अब देखिए हर्षदेव जोशी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, जो महेंद्र चंद था, महेंद्र चंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था हर्षदेव जोशी। अब जब हर्षदेव जोशी को अपना राजा पसंद नहीं आया तो उसने क्या करा, गोरखा का जो नायक होता था उस टाइम पे बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह को इसने क्या कर दी, न्योता दे दिया। बहादुर शाह को न्योता दिया। पहले इसने गढ़वाल के शासक किसको, ललित शाह को, गढ़वाल के शासक ललित शाह को इसने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था 1779 ईस्वी में। अब इसने क्या करा, 1790 ईस्वी में क्या करा हर्षदेव जोशी ने कि जो बहादुर शाह था गोरखाओं का शासक, तो गोरखाओं के शासक बहादुर शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने का इसने न्योता दे दिया। अब आ गए यहाँ पर गोरखा लोग आक्रमण करते हुए, ठीक है। तो इनके बीच में जो महेंद्र चंद अंतिम शासक था, इसके और गोरखाओं के बीच में क्या होता है, हवाल बाग का एक युद्ध होता है,
ठीक है। हवाल बाग का एक साधारण सा युद्ध होता है। उस साधारण से युद्ध में जो महेंद्र चंद था ये गोरखाओं के हाथों मारा जाता है 1790 ईस्वी में। ठीक है, 1790 ईस्वी में महेंद्र चंद मारा जाता है। कितने डेट को? 1 फरवरी 1790 ईस्वी को। ठीक है, अब 1 फरवरी 1790 ईस्वी को जब महेंद्र चंद मारा जाता है तो कुमाऊं पर क्या हो जाता है? गोरखाओं का शासन हो जाता है। अब गोरखाओं ने अल्मोड़ा को पूरा क्या कर लिया? कब्जे में ले लिया। तो इस तरीके से चंदों का पतन हो जाता है। अब यहाँ पर शासन किसका हो जाता है? गोरखाओं का शासन हो जाता है। अब गोरखाओं को तो हम लोग धीरे धीरे बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम चंदों के कुछ फैक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो अगला सेशन आएगा उसमें हम लोग इनके जितने भी टैक्सेस हैं, कर हैं और इनके जो व्यवस्थाएं हैं, पंचायती राज व्यवस्था थी, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए थोड़े से फैक्ट बचे हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो चंदों के पतन के कारण माने जाते हैं कि चंदों का पतन क्यों हुआ था, क्योंकि चंद तो इतने महान शासक थे जो गढ़वालियों को भी हराते थे। गढ़ राजवंश के जितने भी राजा हुए उनको हराया। डोटियों को दिपाइल जुराइल तक जाके उन्होंने उन्हीं के राज्य में घुस घुस के हराया था। इतने महान शासक भी हुए चंदू में। लेकिन इनका पतन क्यों होता है, इसके हम कुछ फैक्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, चंदू के पतन के जो मुख्य कारण माने जाते हैं वो योग्य अधिकारी की कमी के कारण माना जाता है। अब देखिए, कुछ टाइम बीतता गया, जैसे कल्याण चंद चतुर्थ आए, उसके बाद जो दीप चंद बैठे, तो दीप चंद क्या था? एक सीधा साधा व्यक्ति था। तो इसी के टाइम से क्या होने लगी? चंदों की शक्ति कमजोर होने लगी। तो इनके उसमें योग्य अधिकारी नहीं मिला। ठीक है, पहले पहले तो काफी सारे योग्य अधिकारी थे, लेकिन जैसे योग्य अधिकारी बूढ़े हुए, मर गए, तो उसके बाद कोई भी योग्य अधिकारी नहीं मिला। तो इस कारण इनकी शक्ति क्या होने लगी? धीरे धीरे कमजोर होने लगी। और यहाँ पर इतना क्या होता था? षड्यंत्र होते थे, दरबार में काफी सारे षड्यंत्र चलते थे। हर्षदेव जोशी जैसे षड्यंत्रबाज थे, तो इन्हीं के कारण चंदों के पतन हुए। अब इसके और भी कारण हैं, जैसे डोटियों का और पवारों से संघर्ष के कारण। अब देखिए, इनका लगातार डोटियों के साथ, लगातार पवारों के साथ क्या होता था? संघर्ष होता रहता था, जिसके कारण भी इनकी शक्ति कमजोर होने लगी थी। और राजकोष का अत्यधिक व्यय कर दिया। अब जो इनके पास राजकोष में जो धन था, इसका अत्यधिक व्यय हो जाना, मतलब ज्यादा ज्यादा खर्च कर देना। जैसे देवी चंद नाम के एक शासक हमने पढ़े थे, तो देवी चंद जो था ये सबसे ज्यादा व्ययी शासक था, मतलब ये सबसे ज्यादा खर्चीला शासक था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पैसा उड़ाता था, मौज मस्ती करता था, बिलासी भोग बिलासी वाले बीणा चंद जैसे भोग बिलासी राजा भी हुए। तो उनके कारण राजकोष धीरे धीरे कम होता गया इनका, तो जिस कारण भी इनका पतन हुआ। ठीक है, तो ये मुख्य कारण थे। ये 4-5 फैक्ट आपको याद करने हैं चंदों के पतन के कारण में। ठीक है, अब ये तो आपको वन टाइम एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वनडे एग्जाम में। जो आपके रिटर्न एग्जाम होते हैं, जैसे लोअर पीसीएस, आरओ के जितने भी रिटर्न एग्जाम होते हैं, उसमें हम लोगों को छोटे छोटे उसमें पूछ सकता है कि चंदू के पतनों के क्या कारण हो सकते हैं, उन पर आप विचार विमर्श कीजिए। तो कुछ 30 शब्दों में, 50 शब्दों में, ऐसे वाले जो छोटे शब्द मतलब क्वेश्चन आते हैं, उनमें पूछा जा सकता है कि हमें 5-6 पॉइंट लिखने हो, तो ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड की डीप क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको लोअर पीसीएस तक का भी आपको ये थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। तो देखिए, इनके आय के मुख्य स्रोत की बात करें तो इनका आय कैसे होता था, कैसे ये धन एकत्रित करते थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली सभी जितने भी पुराने प्राचीन टाइम पे जितने भी शासक होते, उनका मुख्य क्या होता था? भू राजस्व ही होता था। भूमि से ही इनको ज्यादा आय, या फिर इनका जो आय का स्रोत होता था वो बेसिकली भू राजस्व होता था। और देखिए, भू राजस्व के अलावा हम लोग बात करें तो जैसे दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके वहां पर लूटपाट मचाना ही क्या होता था? आय का मुख्य स्रोत होता था। भू राजस्व की बात करें तो इनमें इनका एक थातवान करके होता था, एक खाईकर करके होता था और सिरतान करके होता था। अब जो चंदू की बात करें तो ये भूमि का कितना % कर लेते थे? तो 1/6 भाग ये भूमि कर लेते थे। मतलब मान के चले 100% में से जितना भी होगा उसका 1/6 भाग, मतलब अगर हम लोग 6 भाग कर दे भूमि के, तो 6 भागों में से 1 भाग ये ले लेते थे टैक्स के रूप में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे थातवान एग्जाम में पूछा जाता है, खाईकर पूछा जाता है, सिरतान पूछा जाता है। सिरतान क्या होता था? ये नगद होता था। ठीक है, नगद कर होता था, जिसको सिरतान कहते थे। अब देखिए, जो खाईकर होता था, ये जमीनों पर कार्य करने के बाद किसान कुछ उपज खुद रख लेते थे, जिसको खाईकर कहा जाता था। अब देखिए, जो किसान होते थे, ठीक है, किसान क्या करते थे? जमीन पर कार्य करते थे। अब कार्य करने के बाद उपज पैदा होती थी, तो कुछ तो भू राजस्व के तौर पर इनको दे देना पड़ता था, कुछ जो बच जाता था उसको खुद ले लेते थे, जिसको खाईकर कहा जाता था। अब जो थातवान होते थे, ये थातवान क्या होते थे?
ये होते थे भूमि के मालिक, ठीक है। थातवान क्या होते थे? भूमि के मालिक होते थे, जो किसके अंडर वर्क करते थे? खाइकर के अंडर, ठीक है। जो खाइकर के अंडर वर्क करते थे वो भूमि के, मतलब जो खाइकर होता था बेसिकली, सॉरी, खाइकर जो होता था ये क्या होते थे? ये काम काम करते थे भूमि के मालिक के अंतर्गत, ठीक है। जो भूमि का मालिक होता था उसके अंतर्गत काम करते थे थातवान, खाइकर, जिसको क्या कहा जाता था? थातवान कहा जाता था। अब आप लोग ऐसे समझेंगे, जो थातवान था वो भूमि का मालिक था बेसिकली, जिसके अंतर्गत कौन काम करता था? खाइकर काम करते थे, ठीक है। खाइकर काम करेंगे भूमि के मालिक के अंतर्गत, और इसी को क्या बोला जाएगा? थातवान बोला जाएगा। अब देखिए इनके टाइम पर एक चीज होता था, छौड़ा छोड़ी, ठीक है। छौड़ा छोड़ी किसको बोला जाता था? जो घरेलू नौकर या फिर दास दासी होते थे उनको छौड़ा या छोड़ी कहा जाता था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट थे कुमाऊं के चंद राजवंश के बारे में। तो हमने जितने भी 62 शासक थे उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट 30-32 शासक थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से चंदू का शासनकाल चला और इनके पतन हुए। अब इनके जो 36 रकम 32 कलम है जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, सिरती कर, बैकर कर, मांगा कर, डाला कर, जूलिया, राखिया है, न्यवली कर, भाग कर, भात कर, कनक कर, सिकदार नेगी। तो इस तरीके के काफ़ी सारे टैक्सेस हैं इनके। तो इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट सी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसी में करेंगे ज़्यादा लंबा होगा और इतनी सारी चीज़ें याद करने में आपको दिक्कत होगी। तो अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं चंदू के बारे में, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल से नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।